CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। पृष्ठ संख्या 99। अध्याय 6। हमारे आसपास की सामग्री। उपादानं भवेतस्या मूषायाः मृत्तिका लोहमेव च। रसरत्न समुच्चय 10.3। मूषा या क्रूसिबल पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। रस रत्न समुच्चय 10.3। 6.1 हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर एक छात्र और एक छात्रा यानी घुलन और शीत आपस में बात कर रहे हैं। जब शीत ने घुलन से पूछा, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? तो घुलन बोला, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। शीत बोली, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वो उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। वो पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या-क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। पृष्ठ संख्या 100। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्रियाकलाप 6.1। आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। तालिका 6.1 सामग्रियों की पहचान करें। इस तालिका में 2 खंड हैं जिनके शीर्षक हैं, मैं अवलोकन करता या करती हूँ, और दूसरा शीर्षक है, सामग्री या सामग्रियां जिनसे वे बनी हैं। पहले खंड में आपको अपने आसपास मौजूद वस्तुओं की एक सूची बनाकर इसके नीचे लिखनी है और दूसरे खंड में उन सामग्रियों के नाम लिखने हैं जिनसे वो वस्तुएं बनी हैं। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। क्या आप जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लहुरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व BCE सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुईं। ये तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गईं, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था।
इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर टेराकोटा मिट्टी से बने हुए विभिन्न आकार के बर्तनों का चित्र दिया गया है और इसी पृष्ठ के निचले भाग की दाईं ओर एक छात्रा का चित्र है जो हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी बता रही है। पृष्ठ संख्या 101। 6.2 वस्तुओं को समूहों में कैसे बांटें? क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाएं। बिंदु 1 चित्र 6.1 में दी गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटें। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दिए गए चित्र 6.1 में वस्तुएं हैं चरखा या हाथ करघा, गमला, पौधा, ताला, दिया, पेंसिल, पेंसिल शार्पनर, स्केल या फुट्टा, कंचे, खाने के लिए लकड़ी का चम्मच, कॉर्क की बॉल, स्टील गिलास, स्टील चम्मच, कागज का गिलास, कलम, किताबें, लकड़ी का फुट्टा, प्लास्टिक का फुट्टा, सफेद पत्थर और नोटबुक, कॉपी और पंचिंग मशीन। बिंदु 2 आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूहों में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? बिंदु 3 क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? बिंदु 4 आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? आपको ज्ञात होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 102। क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें। विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन-किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखिए। इस चित्र जो कि इस पृष्ठ के मध्य भाग में दिया गया है, इस चित्र 6.2 में गिलास बनाने में प्रयुक्त सामग्रियों के नाम सोचकर दिए गए रिक्त स्थान में हमें भरने हैं। क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर शीत एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रही है। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। पृष्ठ संख्या 103। अब घुलन और शीत बातचीत करके अपने-अपने संदेह मिटा रहे हैं। शीत कहती है, विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो घुलन कहता है,
क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। बिंदु 1, एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। बिंदु 2, जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। बिंदु 3, उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 6.3 दिया गया है, जिसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गेंदें दर्शाई गई हैं, जैसे टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद और हस्त व्यायाम की गेंद। तालिका 6.2 गेंदों का उछाल स्तर। इस तालिका में 2 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं गेंद और उछाल, उच्च, मध्यम या निम्न। गेंद शीर्षक के नीचे लिखे हैं शब्द टेनिस की गेंद, क्रिकेट की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद और कोई अन्य गेंद। इनके उछाल को मापकर आपको इनके सामने दिए गए रिक्त स्थानों में उच्च, मध्यम या निम्न उछाल शब्द लिखकर इनके उछाल स्तर को बताना है। पृष्ठ संख्या 104। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं, उनके आधार पर समूहों में विभाजित किया होगा। इस पृष्ठ पर ऊपरी भाग की दाईं ओर चित्र 6.4 में वस्तुओं का समूहीकरण दर्शाया गया है। ये वस्तुएं अलग अलग आकार, विभिन्न रंगों की हैं। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। 6.3 सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्यूमीनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं, जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्यूमीनियम की पन्नी और पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है, उनका स्वरूप द्युतिमय, चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। पृष्ठ संख्या 105। धातुओं के उदाहरणों में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमीनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित हैं।
तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ये फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन, चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर घुलन एक प्रश्न कर रहा है, क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती हैं? एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती हैं। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं। 6.3.2 कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते दबाते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियों जैसे रबड़ आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमीनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है, वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है, वे कठोर होती हैं। तथापि ये गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, रबर स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। क्रियाकलाप 6.5 आइए अवलोकन करें। तालिका 6.3 कठोर अथवा नरम वस्तुएं और सामग्री जिनसे वे बनी हैं। इस तालिका में 3 खंड हैं, जिनके शीर्षक हैं वस्तु, कठोर अथवा नरम और सामग्री। वस्तु शीर्षक के नीचे कई तरह तरह की वस्तुओं के नाम लिखे हैं, जैसे ईंट, जल की बोतल, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर और कोई अन्य वस्तु। एक उदाहरण भी दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए। ईंट स्वभाव से कठोर होती है और वो पकी हुई मिट्टी से बनी हुई होती है। ठीक इसी तरह आपको इन अन्य वस्तुओं की कठोर अथवा नरम स्थिति का पता लगाकर उनकी सामग्री को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। पृष्ठ संख्या 106। बिंदु 1, तालिका 6.3 में उल्लिखित वस्तुओं को एक एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर हैं या नरम। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी हैं। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। बिंदु 2, अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जानें। 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में चित्र 6.5 दिया गया है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं की पहचान हमें करनी है। जैसे इस चित्र में कई बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। एक बच्ची शीशे के दरवाजे के पीछे छिपी हुई है। शीशे के दरवाजे पर अक्षर लिखा है ग। एक बच्चा शीशे की खिड़की के पीछे छिपा है और उस पर अक्षर लिखा है घ। एक अन्य बच्चा घर की दीवार के पीछे छिपा है। दीवार पर अक्षर लिखा है क।
एक नन्ही बच्ची पेड़ की आड़ में खड़ी हुई है। पेड़ के ऊपर अक्षर लिखा है ख। कुछ अन्य बच्चे एक दूरी पर दूसरे पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छिप जाता है। शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे, जिसकी सतह धुंधली होती है, उसके पीछे छिप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से ये सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचें कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता था? पृष्ठ संख्या 107। अधिकांश सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। अब चित्र 6.5 पर गौर करें। घुलन क, शीत ख, सारा ग और शीत के भाई घ द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचानें और नामांकित करें। क्रियाकलाप 6.6। आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में दी गई वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। इस पृष्ठ के मध्य भाग में अलग-अलग वस्तुओं के 6 चित्र हैं और वो वस्तुएं हैं कांच का गिलास, बटर पेपर, रबड़, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड और खिड़की का कांच। क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? तालिका 6.4 वस्तुओं का वर्गीकरण। इस तालिका में 3 खंड हैं जिनके शीर्षक हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। चित्र में दी गई इन 6 वस्तुओं को आपको उनके पारदर्शी होने, पारभासी होने और अपारदर्शी होने के हिसाब से दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं? शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था। उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की मां ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे ये शिकंजी पिलाई। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर घुलन का चित्र दिया गया है, जो खेलकर अभी-अभी वापस घर लौटा है और थकान से चूर-चूर है। पृष्ठ संख्या 108। घुलन ने देखा कि उसकी मां जल में चीनी और नमक मिला रही थीं और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। आइए ये पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं। क्रियाकलाप 6.7। आइए खोज करें। बिंदु 1, कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चौक पाउडर, रेत और बुरादा लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। बिंदु 2, 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। बिंदु 3, पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चौक पाउडर, चौथे में रेत और 5वें गिलास में बुरादा डालें।
बिंदु 4, पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। बिंदु 5, प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। बिंदु 6, कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। बिंदु 7, अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें। तालिका 6.5, जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। इस तालिका में 3 खंड दिए गए हैं, जिनके शीर्षक हैं सामग्री, पूर्वानुमान, जल में अदृश्य हो जाएगा या जल में अदृश्य नहीं होगा, अवलोकन, जल में अदृश्य हो गया या जल में अदृश्य नहीं हुआ। सामग्री शीर्षक के नीचे अलग अलग वस्तुओं के नाम लिखे हैं, जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत, बुरादा तथा कोई अन्य वस्तु। आपको इन वस्तुओं को पानी में मिलाकर ये पूर्वानुमान और अवलोकन करना है कि क्या ये जल में घुलनशील हैं, कि क्या ये जल में अदृश्य हैं अथवा नहीं। अपना पूर्वानुमान तथा अवलोकन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि ये सामग्री जल में घुल जाती है या ये जल में घुलनशील है। चित्र 6.6 क। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती हैं। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील हैं। चित्र 6.6 ख। क्या आप जो कुछ भी जल में डालते हैं वो अदृश्य हो जाता है? जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। पृष्ठ संख्या 109। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में चित्र 6.6 में ये दर्शाया गया है कि जल में क्या घुल जाता है और क्या नहीं। बाईं ओर के दिए गए चित्र क में जल में घुलनशील पदार्थ से साफ पता लग रहा है कि ये पदार्थ जल में अदृश्य हो गया है, यानी ये जल में पूरी तरह से समाहित हो गया है। और दाईं ओर दिए गए चित्र ख में जो पदार्थ है वो अघुलनशील है, क्योंकि वो जल में पूरी तरह से समाहित नहीं हुआ, बल्कि एक अलग जगह पर जाकर इकट्ठा हो गया। आप स्वयं ORS बनाएं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी, निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। इस पृष्ठ के मध्य में घुलन और शीत अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। घुलन कहता है, क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। और शीत कह रही है, जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं, जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। ये जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 110, 6.3.5। कितना भारी या हल्का? क्रियाकलाप 6.8। आइए माप करें। बिंदु 1, 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। बिंदु 2,
एक कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिन्हित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे ख के रूप में चिन्हित करें। और तीसरा कंकड़ से भरें और इसे ग के रूप में चिन्हित करें। बिंदु 3, पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। बिंदु 4, प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें। चित्र 6.7 और उसमें दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। इस पृष्ठ के मध्य में दाईं ओर जो चित्र 6.7 दिया गया है, वो जल से भरे एक कागज के कप को तोलने के लिए तराजू का चित्र है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्की है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को मापकर किया जा सकता है, जब उनके आयतन समान हों। जो सामग्री भारी होती है, उसका द्रव्यमान अधिक होता है, और जो हल्की होती है, उसका द्रव्यमान कम होता है, यदि उनके आयतन समान हों। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। 6.3.6 स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वो अभिवादन स्वीकार करती हैं और एक विशेष प्रयोजन से कहती हैं, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वो 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी महसूस करते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है, चित्र 6.8 का, जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है, चित्र 6.8 ख, पृष्ठ संख्या 111। इस चित्र के ऊपरी भाग में अलग-अलग जल स्तर वाले कांच के गिलास दिए गए हैं। चित्र क वाला गिलास जल से आधा भरा हुआ है और चित्र ख वाला पूरा भरा हुआ है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग-अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग-अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग-अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में शीत का चित्र दिया गया है, जो एक पानी से भरे जग में से खाली बोतल को भरने का प्रयास कर रही है और सोच रही है, मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ में आया। आपने दुकानों में अलग-अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इत्यादि लिखा रहता है? ये बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। पृष्ठ संख्या 112। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर घुलन का चित्र है, जो सोच रहा है, पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 मिलीलीटर का लेबल लगा है, जो आयतन दर्शाता है, और उसी के चित्र के साथ पीने के जल की 500 मिलीलीटर की एक बोतल और दूध की 500 मिलीलीटर की एक बोतल भरी हुई रखी है।
अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। 6.4 द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान हों? क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है, उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर L और मिलीलीटर ml की इकाइयों में मापा जाता है। क्या आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में kg लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर kg के चिन्ह के बाद K और G के बीच कोई जगह नहीं है और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या, संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 kg के रूप में लिखा जाएगा, ना कि 7 kgs के रूप में। इसी प्रकार लीटर को बड़े L के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 ml लिखा जाएगा। m छोटे अक्षर लोअर केस में होगा और l बड़े अक्षर अपर केस में होगा। SI प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में m³ कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2m³ लिखा जाएगा। संख्या, संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। 1 मिलीलीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ऑप्शन 1 मिलीलीटर मूर्धांक 3 बराबर 1000 लीटर। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, शर्करा, नमक, लोहा, ऑक्सीजन। पृष्ठ संख्या 113। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपरी भाग में शीत का प्रश्न है, क्या वायु द्रव्य है? उदाहरण के लिए, जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य हैं, और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न-भिन्न दिखती हैं और भिन्न-भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि ये हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। विचार करें, क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या ये वरदान है या अभिशाप? इस पृष्ठ पर निचले भाग में शीत और घुलन
आपस में अपने महत्वपूर्ण विचार साझा कर रहे हैं। शीत कहती है, हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। तो घुलन कहता है, हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। पृष्ठ संख्या 114। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणः ससूक्ष्म विशदाः विशन्तिः स विपर्याया। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1.18। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण हैं: 1. गुर भारी, लघु भार में हल्का। 2. मंद धीमा, तीक्ष्ण त्वरित तीव्र। 3. हिम ठंडा शीतल, उष्ण गरम तप्त। 4. स्निग्ध चिकना, रुक्ष सूखा। 5. श्लक्ष्ण मुलायम, खर खुरदरा। 6. सांद्र ठोस, द्रव तरल। 7. मृदु मुलायम, कठिन कठोर। 8. स्थिर स्थिर, इसका विपरीत होगा चल चलायमान, गतिशील अस्थिर। 9. सूक्ष्म सूक्ष्म छोटा, विपरीत गुण स्थूल बड़ा स्थूल। 10. विशद गैर चिपचिपा, इसका विपरीत होगा पिच्छिल चिपचिप। प्रमुख शब्द: वर्गीकरण, कठोर, अघुलनशील, द्युतिमय चमकदार, द्रव्यमान, सामग्री, द्रव्य। द्युतिहीन चमकहीन, अपारदर्शी नरम या कोमल, घुलनशील, पारभासी पारदर्शी। आयतन: वर्गीकृत करना, अन्वेषण करना, पहचान करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, अंकित करना। पृष्ठ संख्या 115। सारांश: मुख्य बिंदु। बिंदु 1। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती है। बिंदु 2। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। बिंदु 3। सामग्रियों को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। बिंदु 4। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। बिंदु 5। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। बिंदु 6। सामग्रियां उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में बांटी जा सकती हैं, जैसे द्युतिमय चमकदार एवं द्युतिहीन चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर, जैसे कठोर या नरम। बिंदु 7। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। बिंदु 8। कुछ सामग्रियां जल में घुलनशील होती हैं,
जबकि अन्य अघुलनशील। बिंदु 9, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। बिंदु 10, द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। बिंदु 11, द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। आइए खेलें। 1. जोड़ीदार खोजें। इन शब्दों में से जिन शब्दों में परस्पर कोई संबंध है उन्हें तीर द्वारा दर्शाएं। इस पृष्ठ के सबसे निचले भाग में एक आयताकार चित्र है जिसके अंदर शब्द लिखे हैं लोहा, पारदर्शी, तांबा, चमकदार, ठोस, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, बोतल और अपारदर्शी। पृष्ठ संख्या 116। 2. शब्द जाल खेलें। अध्याय में से अग्रलिखित शब्द जैसे चमकदार, चमकहीन, घुलनशील, अघुलनशील, कठोर, नरम, द्रव्य, द्रव्यमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, आयतन और पारभासी लिए गए हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक ग्रिड बना हुआ है जिसके 9 भाग हैं। अब बिंदु 1, विद्यार्थी यहाँ दी गई सूची में से किन्हीं 9 शब्दों का चयन कर ग्रिड में लिखें। बिंदु 2, सहायताकर्ता या तो प्रत्येक शब्द की परिभाषा पढ़ता है या कोई भी शब्द सूची में से पढ़ता है। बिंदु 3, यदि वो शब्द ग्रिड में है तो शिक्षार्थी को उसे चिन्हित करना होगा। बिंदु 4, जो भी सबसे पहले सभी 9 शब्दों को सही रूप से चिन्हित करता है वो जय हो चिल्लाएगा। सभी शब्दों को सही ढंग से चिन्हित करने वाला विद्यार्थी विजेता होगा। आइए और अधिक सीखें। 1. अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता-पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। 2. स्तंभ 1 में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उसके गुणों से करें। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 के नीचे कई अक्षर अव्यवस्थित रूप से लिखे हैं। ये अक्षर हैं क, व, य, द्र, ख, ल, शी, घु, न, ल, ग, र, पा, शिर, द और घ, यति, मद्यु। स्तंभ 2 के गुणों के विस्तार हैं। 1. जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 2. स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। 3. चमकदार सतह। 4. जल में पूरी तरह घुल जाता है। पृष्ठ संख्या 117। 3. दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए। 4. बताएं कि यहाँ दिए गए कथन सही हैं या गलत और गलत कथनों को सही करके लिखें। क. लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। ख. एल्यूमीनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। बताइए क्या ये कथन सही है या फिर गलत। ग. चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। घ. सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। 5. हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण यहाँ दिए गए हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं
बताइए। क, कठोरता, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। ख, हल्का भार, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसानी होती है। ग, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती। घ, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। 6. आपको क, खाद्य अपशिष्ट, ख, टूटा हुआ कांच और ग, रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए? 7. हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन ये हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वहीं यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु रिक्त स्थान है और लकड़ी का दरवाजा रिक्त स्थान है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और इन रिक्त स्थानों को भरें। क, पारदर्शी अपारदर्शी, ख, पारभासी पारदर्शी, ग, अपारदर्शी पारभासी या घ, पारदर्शी पारभासी। 8. कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो ये आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती हैं? क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री क कठोर है या नरम? सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। पृष्ठ संख्या 118। 9. क, मैं कौन हूं? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचानें। 1. मैं चमकदार हूं। 2. मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। 3. मैं कठोर और जल में घुलनशील हूं। 4. आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। 5. मुझ में द्रव्यमान और आयतन है, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। इन सभी कथनों के सामने दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर मैं कौन हूं का सही जवाब दीजिए। ख, आप स्वयं एक मैं कौन हूं पहेली बनाएं। 10. आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई हैं: सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई ऐसे 2 जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई 2 जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरी में अघुलनशील हो। और भी सीखें। बिंदु 1. ऐसी विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें जिन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। आप विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अपने समुदाय के सदस्यों से बात करके, इंटरनेट इत्यादि से सहायता ले सकते हैं। बिंदु 2. पुनर्चक्रणकर्ता सामग्रियों यानी कि रिसाइक्लेबल सामग्रियों के गुणों के आधार पर पुरानी वस्तुएं खरीदते हैं और भले ही वस्तु टूटी हुई हो तो भी चिंता नहीं करते हैं। अपने आसपास के पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक सर्वेक्षण करें और पता लगाएं कि घरों से वस्तुओं को खरीदने से पहले वे सामग्रियों के किन गुणों की जांच करते हैं। वे किन वस्तुओं को नहीं खरीदते और क्यों। बिंदु 3. अपने घर से 20 से 30 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्रियों से वे बनी हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें।
क्या आप उन्हें अलग-अलग समूहों में रख पाए? आप सामग्रियों के गुणों और वस्तुओं के उपयोग के बीच क्या संबंध देखते हैं? बिंदु 4, बेकार रखी हुई सामग्रियों का उपयोग करके अपनी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु बनाएं और सजाएं। इसे कक्षा में लाएं और अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि उन्होंने क्या बनाया है और किन सामग्रियों का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन वस्तुओं की उपयोगिता और अन्य बिंदुओं पर विचार करते हुए सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। इसी के साथ यहीं पर अध्याय 6 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।